हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल, ठीक है। तो उससे जो है सेल से हर ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं, जैसे कि ये और टोटोइस है, डियर है, फिश है, फ्लावर्स है, लीफ है, या फिर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा, क्लामाइडोमोनास। ये सब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, वो सब जो है मिलके बने हैं सेल से, ठीक है। सो लाइफ का मतलब यहाँ पर ये है कि लाइफ का मतलब होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से बने हुए हैं। सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या हुआ? सेल। ओके, सो व्हाट इज अ सेल? A cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all life processes। यानी कि एक बहुत ही बेसिक सा यूनिट होता है जो कि लाइफ के प्रोसेसेस के लिए लाइफ के प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि बेसिक यूनिट मतलब जैसे कि बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है ये। जैसे कि आपको घर बनाना होता है बच्चों, तो घर बनाने में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगती है? सबसे पहले तो आप कहोगे ईंट की ज़रूरत लगती है, सीमेंट की ज़रूरत लगती है, फिर इन्हीं ईंटों से दीवार बनती है, फिर ईंटों से घर बनता है। तो इसी तरीके से घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है? आपको ईंट चाहिए रहती है। तो ये क्या हो गया? ये आपका बेसिक यूनिट हो गया घर बनाने के लिए। उसी तरीके से जो हमारी बॉडी है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो प्रोसेसेस होती हैं शरीर में, जितनी भी प्रोसेसेस चलती हैं वो चलती है किससे? वो चलती है सेल से। ओके, सो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दे मे बी मेड अप ऑफ सिंगल सेल और मे बी मैनी सेल्स, ठीक है। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग आगे पढ़ते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। आपको एक जनरल आइडिया दे देती हूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सिंगल सेल से मिलके बने हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ढेर सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं। ओके, सो सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जो सेल है उसी से बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर देता है शरीर को, ठीक है। यानी कि बोन्स हो गई हमारी बॉडी का आप एग्जांपल ले लीजिए। हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं वो भी सेल से बनी है, मसल्स हैं वो भी सेल से बने हैं, ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स हैं जैसे कि स्टमक हो गया, किडनी हो गई, ये सब सेल से मिलके बने हैं। हेयर हो गया, नेल्स हो गए, जितने भी स्किन हो गई, ये सब जो हैं ये बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये सब मिलके बने किससे? ये सेल से बने हैं। ओके, और फंक्शन भी जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके होता है, ठीक है। सो लाइक डिफरेंट बॉडी फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, दे ऑल हैपन ड्यू टू सेल। ओके, आगे देखते हैं कैसे, ठीक है। तो हमने बोला कि सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब आप कहो कि मैडम किस तरीके से होता है? तो सेल जो है, मान लो एक सेल है, ठीक है, वो ढेर सारे सेल मिलके बनाता है क्या? टिश्यू बनाता है। फिर ये टिश्यू क्या करते हैं? ये टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स। जब ढेर सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गन बना लेते हैं, ठीक है। ऑर्गन्स लाइक स्टमक, किडनी, आइज एंड योर लंग्स, हार्ट, मतलब वॉट एवर ऑर्गन्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दे आर ऑल मेड अप ऑफ टिश्यू, स्पेसिफिक काइंड ऑफ टिश्यूज। ओके, ये सारे ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि आपने शायद पहली क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम जो है मिलके क्या बनाते हैं? ये सारे सिस्टम होते हैं अलग अलग तरीके के, और इसी सिस्टम से जो है हमारा बॉडी फंक्शन कर पाता है। ओके, सो ऑर्गन सिस्टम में मान लीजिए जैसे कि हार्ट है और हमारे लंग्स हैं। ये क्या करते हैं? हार्ट और लंग्स मिलके क्या करने का काम कर रहे हैं? ब्लड को प्यूरिफाई करके ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये कौन सा सिस्टम हो गया? ये दोनों मिलके कौन सा सिस्टम बनाते हैं? ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है बच्चों। सो डिफरेंट ऑर्गन्स जिनका काम जो होता है, जिनका फंक्शन जो होता है एक ही होता है, उसको हम
ऑर्गन सिस्टम में रख देते हैं। सो ये ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाता है क्या, एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बना हुआ है। सो ठीक है, सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल से टिश्यू बनते हैं। जब ढेर सारे सेल्स मिल जाते हैं तो वो हो जाता है टिश्यू। जब ढेर सारे टिश्यू मिलते हैं तो वो बनाता है ऑर्गन। जब ढेर सारे ऑर्गन मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन करने का काम करते हैं तो उसको कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। और वही ऑर्गन सिस्टम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके बच्चों, सो सेल जो है, सेल के बारे में हमने इतना बेसिक आइडिया ले लिया है। अब सेल की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि सेल की डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी, फिर आगे और कौन कौन सी जो है नई डिस्कवरीज क्या क्या हुई। सो सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल की डिस्कवरी करी। उन्होंने एक अपना प्रिमिटिव सा एक उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया। पहले जी टेक्नोलॉजी जो थी बहुत एडवांस नहीं थी, तो उन्होंने खुद अपने आप से एक माइक्रोस्कोप बनाया। और उस माइक्रोस्कोप में क्या किया, वो अपने घर के बाहर गए। घर के बाहर एक ओक ट्री था, वहाँ से उन्होंने क्या किया, ओक ट्री की बार्क ले ली, बार्क मतलब छाल ले ली, और उसको जो है अंडर द माइक्रोस्कोप उन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, ओक ट्री के अंदर जो डेड सेल होता है उसको कॉर्क कहते हैं। तो वो कॉर्क निकाल के उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया उसको, और देखा कि ये इस तरीके का एक अपीयरेंस देखा, मतलब कि एक कंपार्टमेंट टाइप का अपीयरेंस देखा। तो इस कंपार्टमेंट को जो है उन्होंने सेल का नाम दे दिया। ठीक है, और ये जो कॉर्क था ये डेड सेल से मिलके बना हुआ था। ठीक है, तो कॉर्क में उन्होंने डेड सेल्स को ऑब्जर्व किया, और उन डेड सेल्स को जो ये कंपार्टमेंट है उसको उन्होंने सेल का नाम दिया 1665 में। सो सबसे पहले डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में डेड सेल की। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आए एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1674 में फर्स्ट टाइम एक लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। वो अपने घर के बाहर गए, उन्होंने थोड़ा सा पॉन्ड वाटर लिया, इन्होंने भी एक प्रिमिटिव सा माइक्रोस्कोप बनाया था अपने आप से, और उन्होंने वो पानी जो है अंडर द माइक्रोस्कोप उन्होंने ऑब्जर्व किया, और उसमें देखा कि उसमें डिफरेंट तरीके की चीज़ें जो है डिफरेंट तरीके के सेल्स जो है पानी में तैर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवरी करी थी सेल की, लेकिन लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी 1674 में। फिर उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन, देन ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल इन 1831। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस जो है इस सेल के अंदर होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स में आता है ये। तो ये जो है सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पड़ा रहता है, इसकी उन्होंने डिस्कवरी की थी 1831 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस एक पड़ा हुआ है। ठीक है, मेन जितने मोस्ट ऑफ द बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन ये प्ले करता है सेल के अंदर बच्चों। ठीक है, फिर आए परकिन जी, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी इन 1839। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म बच्चों दोनों अलग अलग होते हैं। अगर आप मतलब सेल ऑर्गेनल्स आपने पढ़ रखे हैं तो आप इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जो है दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो पूरा जो लिक्विडी स्ट्रक्चर होता है, जो लिक्विड प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और साइटोप्लाज्म जो है एक अलग चीज़ है, वो हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में। सो प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक आपको एक बेसिक एक आइडिया दे देती हूँ कि जितना भी लिक्विडी स्ट्रक्चर है सेल के अंदर प्रेजेंट वो सब प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। ओके बच्चों, शील्डन और स्वान ने क्या किया था, 1838 और 1839 में इन्होंने सेल थ्योरी ली थी, और उन्होंने कहा कि एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो भी सेल से मिलके बने हुए हैं। फिर आए वर्चाओ, 1855 में उन्होंने ये कहा कि एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल्स बनते हैं, यानी कि पहले से ही जब हमारे शरीर में कोई सेल, पुराना सेल प्रेजेंट है, उस पुराने सेल से नए सेल की
वो होती है, नए सेल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक सेल पड़ा हुआ है, उसने 2 सेल बनाए, फिर 2 सेल जब वो 2 सेल जब पुराने हो जाएंगे तो वो 2 सेल फिर से अपने नए सेल को वो देंगे, बर्थ देंगे। तो इस तरीके से पुराना सेल नए सेल को बर्थ देता रहता है, और फिर वही जो नए सेल होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, तो फिर से वो नए सेल को बर्थ देते हैं। इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। ओके बच्चों, हम ये तो जान गए थे कि हम तो ये तो जान गए हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म एक जैसे सेल से नहीं बना होता, एक जैसे नंबर ऑफ सेल से नहीं बना होता है, एक जैसा शेप नहीं होता है सेल का, और एक जैसा साइज नहीं होता सेल्स का उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के सेल से मिलके बना हुआ होता है बच्चों। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं हर ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट नंबर ऑफ शेप प्रेजेंट होते हैं हर ऑर्गेनिज्म में, शेप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, और डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ द सेल प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिजम्स में। ओके, सो सेल नंबर पे चलते हैं। सो बेस्ड ऑन सेल कॉम्पोजिशन, यानी कि सेल नंबर के हिसाब से किस तरीके से डिवीजन किया गया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। यानी कि यूनिसेलुलर मतलब ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है और उसी सेल में वो जो है सारे फंक्शन करते रहते हैं, उन्हीं सेल से वो अपना काम चलाते हैं। ठीक है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास ढेर सारे सेल होते हैं, अलग अलग तरीके के सेल अलग अलग फंक्शन करते हैं। और ये हैं बेचारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सबसे प्रिमिटिव होते हैं, ये अपना सिंपल सेल, इनके सिंपल एक सेल होता है इनके पास, लाइक अमीबा। ठीक है, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एंड क्लामाइडोमोनास इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ये अमीबा है, ये क्लामाइडोमोनास है, इनके पास एक ही सेल है, ये अमीबा भी एक सेल से बना है। पैरामीशियम ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड लार्जर द ऑर्गेनिज्म एंड ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल्स इन इट्स बॉडी। यानी कि जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है उतना नंबर ऑफ सेल उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, वेल बहुत बड़ी है तो वेल के अंदर बहुत ज़्यादा सेल होंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेल साइज। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल साइज, लॉन्गेस्ट सेल साइज एंड लार्जेस्ट सेल साइज। स्मॉलेस्ट सेल साइज में क्या होता है, स्मॉलेस्ट जो सेल साइज है किसी ऑर्गेनिज्म का वो है माइकोप्लाज्मा, एक तरीके का बैक्टीरिया होता है ये, जिसको कि माइकोप्लाज्मा कहा जाता है, और इसको PPLO भी बोला जाता है। ठीक है, प्लूरोपनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लॉन्गेस्ट सेल में आता है नर्व सेल। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए इस तरीके से इतना लंबा लंबा इसका ब्रांचेस निकला हुआ रहता है, तो ये हो गए नर्व सेल्स। और लार्जेस्ट सेल कौन से होते हैं, लार्जेस्ट सेल मतलब वॉल्यूम वाइज अगर बात की जाए तो लार्जेस्ट सेल आता है ऑस्ट्रिच सेल। सो सेल शेप्स में कौन कौन से सेल शेप होते हैं, स्मूथ मसल सेल ये स्पिंडल शेप्ड है, ब्लड सेल्स हैं ये देखिए राउंड शेप है ये। ठीक है, और ये बोन सेल है, इस तरीके से इसमें इस तरीके से इसमें प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। नर्व सेल्स है, इसमें इस तरीके से इसमें ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो ये डिफरेंट तरीके के सेल्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं। ओवम इस तरीके से राउंड होता है। स्पर्म देखिए, स्पर्म की टेल होती है क्योंकि इसको चल के जो है ओवम के पास तक जाना पड़ता है, इसलिए ये इसके लिए इसके पास स्पर्म है ताकि ये चल के जा सके ओवम में। ठीक है, फैट सेल होता है, ये भी इस तरीके का गोल होता है, इसके ऊपर देखिए पूरा फैट प्रेजेंट है और इसमें फैट स्टोर है। तो हर सेल जिसका जो फंक्शन होता है उस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये नर्व सेल जो है ये सिग्नल ट्रांसफ़र करने का काम करता है, तो इसके अंदर देखिए डिफरेंट तरीके की यहाँ पर प्रोजेक्शंस बने हुए हैं, इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है। ठीक है, ये ब्लड सेल जो है ये RBC हो सकता है, WBC हो सकता है, कोई सा भी सेल हो सकता है। और ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये ब्लड इधर से उधर क्या कहते हैं ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करता है, न्यूट्रिशन पहुँचाने का काम करता है, तो इसलिए ये इस तरीके से मूवमेंट में गोल गोल आराम से पहुँच जाए ब्लड में, पूरे शरीर में गोल गोल तरीके से घूम सके, इसलिए इस तरीके का इसका शेप है। ओके बच्चों, सेल सेल किन किन चीज़ों से बना है, सेल बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलके बना हुआ है, यानी कि सेल वॉल यानी कि सेल मेम्ब्रेन से मिलके बना है, जिसको कि आउटर मोस्ट कवरिंग कहते हैं। आगे हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक जनरल आइडिया है कि सेल को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सेल वॉल, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल की। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, और ये क्या करता है, ये रिजिडिटी देता है प्लांट को।
न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो होता है डबल न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियस जो है इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, हमने पढ़ा था ये न्यूक्लियस के बारे में, ये न्यूक्लियस है। ओके, ये सेल के अंदर इस तरीके से बीच में प्रेजेंट रहता है। फिर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इस तरीके से रहता है, ये देखिए, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, जितने भी ऑर्गेनेल्स को ये आजू बाजू जितना भी लिक्विड एरिया है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ पर देखिए सेल ऑर्गेनेल्स मतलब जैसे कि वैक्यूल हो गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, लाइजोम हो गया, राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो यहाँ पर जितने भी जो यहाँ पर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और उसको क्या कहते हैं, ये स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं हर एक सेल के अंदर। ठीक है, किसी भी सेल में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, तो ये जो जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म और राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब अपना अपना फंक्शन करते हैं, उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, और हमने यहाँ पर बात करी थी कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है, किसमें, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर प्लांट सेल में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर सेल वॉल होती है, उसके बाद जो है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो ये एक डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, कि प्लांट सेल में हमेशा सेल वॉल सबसे पहले प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में बच्चों। लेकिन इसके अंदर भी गोल्गी एपरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म है, और बाकी चीज़ें सब इसमें प्रेजेंट रहती है एक्सेप्ट सेल वॉल। ठीक है, एनिमल सेल में। तो बच्चों ये जो था, ये यहाँ तक ही था आज तक की क्लास, और नेक्स्ट पार्ट में मैं जो है आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ाऊँगी।